जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं 28 दिसंबर 2020 को हुए एनटीपीसी परीक्षा के गणित के सवाल। आज हम सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए थे प्रश्न उनको हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है cos 2 थीटा बराबर sin थीटा और थीटा का मान 0 और 90 के बीच है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos 2 थीटा बराबर दिया है sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, और RHS से LHS में थीटा जाएगा तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 90। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो थीटा का मान निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। और यही हमसे पूछा गया था कि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा है और थीटा का मान ज्ञात करें। अगला प्रश्न, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं समान हैं। P, Q और R क्रमशः AB, BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक बड़ा त्रिभुज है ABC, जो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और इन्हीं भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर PQR से भी एक त्रिभुज बनाया गया है, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC की भुजा 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4√3। मतलब जो समबाहु त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया है, 4√3। अब निकालना था त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो आप चित्र के माध्यम से देख ही सकते हैं कि इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं और बराबर बराबर बन रहे हैं। तो इसमें जो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है ये त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 1/4 गुना है। 1/4 से 4√3 को गुणा कराएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा √3। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार मेज के परितः चारों ओर 6 दोस्त बैठे हैं। मोहन रोहित के सामने बैठा है, जो राम और मोहित के बीच बैठा है। मोहित श्याम के सामने बैठा है। रोहन के सामने कौन बैठा है? तो आपको बताना है कि रोहन के सामने कौन बैठा है। ये डायग्राम है, जैसा प्रश्न में बता रहा है कि 6 दोस्त हैं। मोहन जो है रोहित के सामने बैठा है। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे उसने कहा तो हमने मोहन और रोहित को आमने सामने बिठा दिया। अब कह रहा है जो राम और मोहित के बीच में हैं। राम और मोहित के बीच में कौन हो जाएगा, रोहित। जो का मतलब होता है जो बाद में आया है, जैसे मोहन और रोहित, तो रोहित बाद में आया है तो रोहित के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है। सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है मोहित श्याम के सामने बैठा है, तो मोहित के सामने श्याम को बैठा देंगे। फिर कह रहा है रोहन के सामने कौन बैठा है, तो एक ही जगह बची है खाली,
तो रोहन के सामने राम बैठा है, क्योंकि राम के सामने की जगह ही खाली बची है, तो राम के सामने रोहन या फिर रोहन के सामने राम बैठा है। अगला प्रश्न, P बराबर दिया है 0.3 गुणा 0.3 प्लस 0.03 गुणा 0.03 माइनस 0.6 गुणा 0.03 और Q बराबर दिया है 0.54। तो P बटे Q का मान ज्ञात कीजिए। पहले P को सॉल्व करते हैं। P बराबर दिया था 0.03 गुणा 0.03, फिर दिया है प्लस, तो पहले गुणा को सॉल्व करते हैं। 0.03 गुणा 0.03 करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.09। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो दिया है 0.03 गुणा 0.03, इसका गुणनखंड कितना आएगा 0.0009 प्लस में हो जाएगा। आगे दिया है माइनस 0.6 गुणा 0.03, इसका गुणा कराएंगे तो ये आएगा 0.018। प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे और 0.018 को घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.0729। Q का हमें पता ही है कि Q का दिया है 0.54 और फिर P बटे Q पूछा है, तो P बटे Q निकाल देंगे 0.079 बटे 0.54। ऊपर वाले में दशमलव के बाद 4 अंक दिए हैं तो नीचे 10,000 रख देंगे, और हर में दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ऊपर अंश में 100 का गुणा करा देंगे। 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा फिर 729 को काटेंगे 9 से, और 54 को 9 से काटेंगे तो बचेगा 6। फिर 6 से काटेंगे 81 को तो ऊपर बचेगा 27 और नीचे बचेगा 2। फिर 27 को काटेंगे 2 से तो आएगा 13.5 बटे में 100। अब ऐसे भिन्न में नहीं अगर आंसर दिया गया है ऑप्शन में तो फिर P बटे Q का आंसर हो जाएगा 0.135। अगला प्रश्न दिया है 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हैं 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो देखिए, पहले जो 2600 रुपये की राशि है इसमें 2 भागों में इसे बांट दिया है। ये नहीं कहा गया है कि बराबर बराबर है, लेकिन इतना बता दिया है कि पहला जो भाग है वो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए दिया, और दूसरा भाग 9% की दर से 6 वर्ष के लिए दिया, और दोनों का जो साधारण ब्याज है वो बराबर बराबर आया है। इसे सॉल्व करते हैं। मान के चलते हैं कि 10% की दर पर उधार दी गई राशि x रुपये है। तो जब 10% की दर से उधार दी गई राशि x रुपये है तो 9% की दर पर उधार दी गई राशि 2600 रुपये माइनस x रुपये हो जाएगी। फिर जैसे प्रश्न में कहा है इन दोनों का ब्याज बराबर है तो बराबर रख देते हैं। x गुणा 10% गुणे 5 वर्ष बटे 100 बराबर 2600 माइनस x गुणा 9 गुणा 5 बटे 100%। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 10 गुणा 5 गुणा x तो ये 50x बराबर में
9 पना 45, यहाँ गलती से 54 लिख गया है, यहाँ 54 सही लिखा है। यहाँ जो दर है 5%, ये 6 वर्ष था समय, तो 9 गुणा 6 54 हो जाएगा। तो 54 का गुणा 2600 में होगा और 54 का गुणा x से होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2600 गुणा 54 माइनस 54x। RHS में जाएगा 54x तो प्लस हो जाएगा। 104x बराबर दिया है 2600 गुणा 54। x का मान निकालेंगे तो 2600 गुणा 54 बटे 104। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर 25 गुणा 54। 25 गुणा 54 कितना होता है 1350 रुपये। मतलब 10% की दर पर जो राशि उधार दी गई थी उसका मान था 1350 रुपये। अगला प्रश्न, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 है, तो p की घात 6 प्लस q की घात 6 माइनस r की घात 6 भागे पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0 है, तो आर स्क्वायर को LHS से RHS में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया आर स्क्वायर। अब चाहिए कैसे है, घात चाहिए 6 में, p की पावर 6 प्लस q की पावर 6, तो p की घात 2 प्लस q की घात 2 का होल क्यूब करेंगे तो बराबर में RHS में भी होल क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल क्यूब। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल क्यूब क्या होता है, p की पावर 6 प्लस q की पावर 6 प्लस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा r की पावर 6। p की घात 6 प्लस q की घात 6 प्लस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ हमने निकाला था कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो जहाँ जो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा है इसकी जगह आर स्क्वायर रख देते हैं, बराबर हो जाएगा r की पावर 6। p की घात 6 प्लस q की घात 6 बराबर r की घात 6 माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। p की पावर 6 प्लस q की पावर 6 माइनस r की पावर 6 को भाग किससे करना था, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर से, ये हमें निकालना था। तो इसमें मान किसका रख देंगे, p की पावर 6 प्लस q की पावर 6 का, निकल के आएगा r की पावर 6 माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस r की पावर 6, भाग करना है p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर से। r की पावर 6 से r की पावर 6 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना माइनस 3p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और जो भाग में दिया था ये कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 1 बटे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना माइनस का 3। तो जो हमसे पूछ रहा था प्रश्न में कि पी स्क्वायर पी की पावर 6 प्लस क्यू की पावर 6 माइनस आर की पावर 6 को अगर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर से भाग दें तो आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा माइनस का 3। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें
जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा, अगर वो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो ठीक है, नहीं तो उसी के किसी गुणनखंड में देखेंगे कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है हमें, जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। 12, 15, 18 का एलसीएम 180 होता है। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 180 के गुणन में हो, ये 900 है। 18 पंचे 90, अतः 900 वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। अगला प्रश्न, 2001 में एक कंपनी द्वारा अतिरिक्त राजस्व 6300 करोड़ रुपए है, जो 2010 में 8100 करोड़ हो गया था और 2015 में 10,800 रुपये करोड़ था। 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व में हुई वृद्धि का अनुपात क्या है, ये बताना है। तो प्रश्न में पहले ही बताया है कि 2001 से 2010 तक, जो 2001 में अतिरिक्त राजस्व था, राजस्व की कुल आय 6300 थी। 2010 में ये बढ़ के 8100 हो गई और 2015 में बढ़ के 10,800 हो गई। तो 2001 से 2010 तक कितनी बढ़ी, 1800, और 2010 से 2015 तक कितनी बढ़ी, 8100 से 10,800 यानी 2700। तो 1800 और 2700 का अनुपात कितना होता है, 0 से 0 काट देंगे और 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2:3। जैसे 2001 का राजस्व 6300 है, 2010 का राजस्व 8100 और 2015 का राजस्व 10,800। इनका अंतर देखिए, 8100 में से 6300 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1800। 10,800 में से 8100 घटाएंगे तो बचेगा 2700। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा, 18 और 27। 9 से काट देंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच का अनुपात आ जाएगा 2:3। अगला प्रश्न, 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। फिर पूछ रहा है, दिए गए आंकड़ों का 2 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक ज्ञात करें। तो पहले तो संख्याएं गिन लेते हैं कितनी हैं, 7, 9, 12, 12, 13, 12, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 18, 20 और 13, यानी कुल कितनी संख्या हो गई, 20 संख्या हो गई। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 4, 20। तो 20 संख्याएं हैं, तो बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए वो बहुलक है हमारा। माध्यिका का मतलब होता है जो इन संख्याओं के बीच में हो। अब सम संख्याएं हैं तो 10वीं संख्या और 11वीं संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी। जैसे माध्यिका, तो 10वां पद प्लस 11वां पद बटे 2। अब 10वें पद में हमने जब रख कर देखा तो 14 था और 11वें पद में भी 14 रखा है। जैसे जो क्रम वाइज नहीं दिए हैं कि 7, 9, 12, 13, फिर यहाँ नीचे भी 13 दिया है, तो इनको आरोही क्रम में लगाया है पहले।
तो इस प्रकार 10वें नंबर पर 14 आया है और 11वें पद में भी 14 आया है, इसलिए इन्हें 14 + 14 किया है। 14 और 14 28 को भाग करेंगे 2 से, कितना निकल के आई माध्यिका 14। सूत्र में रखेंगे तो 2 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक करना है, 2 गुणा 14 माइनस 14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 माइनस के 14, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 14। अगला प्रश्न, √3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। √3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की भुजा √3 दी है और ए बराबर, मतलब भुजा को क्या करते हैं ए से डिनोट करते हैं, ए बराबर √3 है। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होता है भुजा बटे √3। तो भुजा कितनी दी गई है √3 और बटे में भी √3 करना है, तो √3 से √3 कैंसिल होगा तो आंसर हमारा कितना निकल के आएगा 1 इकाई, यानी परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है 1। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है और 1000 के नीचे एक संख्या पूर्ण वर्ग है 961। 30 का स्क्वायर 900 होता है और 31 का स्क्वायर 961 होता है। 1000 में से अगर 961 घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि बस छोटी से छोटी संख्या 39 है, जिसे 1000 में से घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न, यदि x समीकरण x² - 2x + 1 = 0 को संतुष्ट करता है तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है x² - 2x + 1 = 0। LHS से RHS में ले जाएंगे -2x को तो प्लस में हो जाएगा। x² + 1 = 2x, तो x² + 1/x, जो RHS में x गया था वो LHS में आएगा तो कहाँ चला जाएगा नीचे। x² + 1/x बराबर 2 है, तो अब x² के बटे में भी x जाएगा और 1 के बटे में भी x जाएगा, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा कितना x + 1/x बराबर 2। अब निकालना क्या था माइनस का x³ - 1/x³, तो x + 1/x बराबर तो 2 है। x - 1/x निकालने का सूत्र क्या होता है √x + 1/x का होल स्क्वायर -4। तो x + 1/x का होल स्क्वायर कितना आएगा 2 की पावर 2, फिर माइनस करना है 4, तो निकल के कितना आएगा x - 1/x 0। x³ - 1/x³ बराबर होता है फॉर्मूला x - 1/x का होल क्यूब प्लस x - 1/x। हम देख ही चुके हैं कि x - 1/x बराबर 0 है, तो इसकी पावर कितनी भी हो आंसर हमेशा क्या होगा 0 ही आएगा। तो 0 की पावर 3 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 0। अगला प्रश्न, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2, 1/3,
और 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,600 रुपये था। लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? 1/3, 1/2, 1/3 और 1/4 का एलसीएम लेंगे जब 2, 3, 4 का, कितना निकल के आएगा? 12। 12 को ऊपर गुणा कराएंगे और नीचे 2 से भाग करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, तो कितनी इनकी संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:4:3। कुल लाभ कितना है? 15,600। सबसे बड़ा हिस्सा पूछा है तो सबसे बड़ा हिस्सा पहले व्यक्ति का है 6 इकाई। तो 6 का गुणा किससे कराएंगे? 15,600 से, और बटे में कुल इकाई कितनी है? तो 6, 4, 10 और 3, 13 इकाई। 13 से भाग करेंगे तो 13 गुणा 12 156 होता है। 13 से जब 15,600 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1200। 1200 गुणा 6 इकाई, तो सब पहले व्यक्ति द्वारा जो निवेश किया गया हिस्सा है वो निकल के आ जाएगा 7200 रुपये। अगला प्रश्न, 1/2 गुणा 2/3 माइनस 3/4 ब्रैकेट 1/2 गुणा 1/3 प्लस 5/6 ब्रैकेट बंद गुणा 4/21। इन सवालों को देखकर ही पेपर में दिमाग खराब हो जाता होगा कि अब इन्हें कैसे करना है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर आ जाता है इनका। गुणा में दिया है तो अंश का अंश से गुणा करना है और हर का हर से गुणा कर देना है। और अगर कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 1/2 गुणा 2/3 है तो 2 से 2 कट रहा है तो काट देंगे ऐसे। देखिए 1/2 गुणा 2/3 तो 2 से 2 कट गया। फिर माइनस का 3/4 ब्रैकेट 1/2 गुणा 1/3 प्लस 5/6 ब्रैकेट बंद गुणा 4/21 दिया था। अब यहाँ क्या बचा? 2 से 2 कट गया था तो बचा 1/3 माइनस 3/4। ऊपर 1 से 1 का गुणा किया तो 1 बचा, और नीचे 2 गुणा 3 तो कितना आ गया? 6 प्लस का 5/6 ब्रैकेट बंद गुणा 4/21। और ऊपर 5 और 1 6 दिया है, 5 और 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और नीचे 6 और 6 का एलसीएम तो 6 ही रहेगा तो ये कट जाएगा। अब 1/3 माइनस 3/4 गुणा 6/6 गुणा 4/21। तो देखिए पहले 3 से काटेंगे 21 को तो कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। फिर बटे में 4 था तो 4 से काटेंगे 4 को, और 6/6 है तो ये कट ही जाएगा। तो अंश में कितना बचा? अंश में बचा 1, और नीचे कितना बचा? शुरुआत में बचा 1/3 और माइनस 1/7। तो 1/3 माइनस 1/7 करेंगे तो त्रियक गुणा हो जाएगा। 7 एकम 7 माइनस के 3 और बटे में 21, तो 7 में से 3 जाएगा, बटे में 21 दिया है तो कितना हो जाएगा? 4/21। इतनी 3 लाइन का ये आंसर था, लेकिन देखने में कैसा लगता है कि अब ये कैसे करेंगे सॉल्व। अगला प्रश्न, पहली 8 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है पहली 8 भाज्य संख्याओं का माध्य क्या है और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर। पहली 8 भाज्य संख्याओं का माध्य, तो सभी को जोड़ देंगे। कौन कौन सी होती हैं 8 भाज्य संख्याएं? 4, 6, 8,
9 1577 यहाँ होगा 2 4 6 8 10, यहाँ जो 9 लिख गया है वहाँ होगा भाज्य। इस प्रश्न को बाद में करते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले लड़कों की औसत आयु बताई गई है और लड़कियों की बताई गई है, और फिर लड़के और लड़कियों की एक साथ भी औसत आयु बताई गई है। फिर पूछ रहा है कि कितने लड़के हों कितनी लड़कियां हैं। तो लड़कों की औसत आयु 15.4, लड़कियों की औसत आयु 18.2, लड़के एवं लड़कियों की औसत आयु 16.8। 16.8 15.4 से कितना ज़्यादा है? 1.4। 18.2 वर्ष 16.8 से कितने ज़्यादा हैं? 1.4। तो अनुपात कितना निकल के आएगा? 1.4 से 1.4 कट जाएगा तो 1:1, मतलब एक लड़का है और एक लड़की है जिनकी औसत, दोनों की औसत आयु जोड़कर हो जाती है 16.8, जिसमें लड़के की 15.4 थी और लड़की की 18.2। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि 12% लाभ पर बेच रहा है। अगर 33 रुपये अधिक पर बेचता तो 12% की जगह लाभ हो जाता 14%, यानी कितना फ़ायदा हो जाता? 2% का। 2% बराबर है कितना? 33। 1 बराबर निकालें या फिर 100 बराबर, तो पहले 100 बराबर ही निकाल लेते हैं। 33 गुणा 100% बटे 2, तो 2 से भाग कर देंगे 100 को, 50, और 33 गुणा 50 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1650 रुपये। जो राशि थी हमारी, वस्तु का क्रय मूल्य था, वो 1650 रुपये था। अगला प्रश्न कह रहा है √2 प्लस √x बराबर √3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी फंसाने वाला प्रश्न है। जिसने सॉल्व नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, तो उसे भी डर लगेगा ऐसे प्रश्नों से कि √2 में दिया है, फिर √ कह रहा है प्लस में √x बराबर √3 है। तो करना कैसे है? √2 प्लस √x बराबर √3 दिया है, x का मान बताना है। तो √2 का पक्षांतर कर देंगे, √x बराबर हो जाएगा √3 माइनस √2। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √x का स्क्वायर बराबर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। x बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। x बराबर, अब √3 का स्क्वायर है तो 3 निकल के आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर है तो 2 निकल के आ जाएगा। तो 3 + 2 माइनस 2√6 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा? 5 माइनस 2√6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये चुनाव वाला प्रश्न है परसेंटेज से।
एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर था। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहली कंडीशन, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। सेकंड कंडीशन में कह रहा है हारने वाले को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 34% था। थर्ड कंडीशन में कह रहा है कुछ मत खराब हो गए थे। सॉल्व करेंगे तो हारने वाले को कुल मतों का मिला कितना, 6800 मत, जो वास्तव में कितने थे, 34%। जब 34% 6800 है तो 1% कितना, 200, और 100% 20,000 मत, मतलब 20,000 मतदाता। विजयी उम्मीदवार को प्राप्त मत कितने हैं, 48%। तो 20,000 का 48% निकाल देंगे तो कितना, 9600 मत। कह रहा है विनिंग मार्जिन, मतलब हारने वाले और जीतने वाले के बीच वोटों का अंतर कितना है। तो 9600 में से 6800 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2800। अब कह रहा है अमान्य मत, अमान्य मत कितने हैं, तो 34% मिले हारने वाले को और 48% मिले जीतने वाले को। इन दोनों को जोड़कर 100% में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत वोट अमान्य घोषित हुए हैं। 100 - 34 - 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 - 82। 18% जो वोट हैं वो खराब हो गए या फिर अवैध हुए। अमान्य मतों की संख्या निकालनी है तो 20,000 गुणा 18%, यानी 18% बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 3600 मत। 3600 वोट खराब हो गए। अब विनिंग मार्जिन और अमान्य मत बताने थे, तो विनिंग मार्जिन 2800 वोटों से वो जीता है और अमान्य मत 3600 वोट हैं। अगला प्रश्न, P बराबर दिया है 2 + 0.2 डिवाइड ब्रैकेट 0.2 × 2 -1 × 2। Q बराबर दिया है 2 - 0.2 डिवाइड ब्रैकेट 0.2 × 2 -1/2 × 2। तो P बटे Q के मान में रखना है। एक क्वेश्चन पहले भी ऐसे ही आया है संख्याओं वाला, जिसमें P बटे Q के मान में अभी हमने हल किया था। P का मान पहले सॉल्व करते हैं। P बराबर दिया था 2 + 0.2 भागे ब्रैकेट 0.2 × 2 -1 × 2। 2 + 0.2 को अभी नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि बगल में डिवाइड लगा है। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। 0.2 × 2 कितना हो जाएगा, 0.4। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 2 + 0.2 बटे 0.4 -1 × 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा। 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा कितना, 0.2 को भाग करना है 0.4 से, कितना हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 0.5। तो P का मान तो निकल के आ गया 0.5। अब निकालना है Q का मान। Q बराबर दिया है 2 - 0.2 भागे 0.2 × 2 -1/2 × 2। तो 1/2 × 2 दिया है तो 2 से 2 तो ये कैंसिल ही हो गया। माइनस में कितना बचा, 1 बस। तो सॉल्व करेंगे तो 2 - 0.2 बटे 0.4 माइनस का 1। अब यहाँ माइनस पहले भी
ऊपर वाले में पी वाले में प्लस दिया था, क्यू वाले में माइनस दिया है। तो 2 माइनस 0.5 माइनस 1, तो 0.5 और 1 जोड़ के 2 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.5। मतलब P का मान भी 0.5 है और Q का मान भी 0.5 है। जब P बटे Q में रखेंगे तो 0.5 बटे 0.5 कट जाएगा और आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1। P बटे Q फॉर्म में इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 28 दिसंबर 2020 में सेकंड शिफ्ट में NTPC के पेपर में आए हुए गणित के सभी 30 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।